नमस्ते। आज हमारे सामने है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का अध्याय 13। शीर्षक है ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति। सुनने में ये थोड़ा सरकारी लग सकता है, लेकिन इसके अंदर भारत के गांवों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी छिपी है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये एक सोच के बदलाव की कहानी है। सर्वेक्षण कहता है कि हम विकास के एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लोग सिर्फ योजनाओं के भागीदार नहीं है। लाभार्थी जिन्हें हम कहते हैं। हाँ, सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में सच्चे साझेदार बन रहे हैं। भागीदारी से साझेदारी तक, ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। तो चलिए इस रिपोर्ट में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि जमीन पर क्या बदल रहा है। बिल्कुल, ये पूरी पड़ताल 4 मुख्य हिस्सों में बटी है। पहला, हम देखेंगे कि गरीबी और असमानता के मोर्चे पर क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था खुद को कैसे बदल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दिलचस्प। तीसरा, हम संसाधनों को सहेजने और लोगों का कौशल बढ़ाने पर बात करेंगे। और अंत में ये सब मिलकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने में कैसे मदद कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, गरीबी। रिपोर्ट में एक शब्द का काफी इस्तेमाल हुआ है, सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? इसे आसान भाषा में समझें तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि किसी भी इंसान के पास अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का मौका है। मतलब एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा भी आगे चलकर अमीर बन सकता है। बिल्कुल, ये किसी भी स्वस्थ समाज की रीढ़ होती है, क्योंकि यही वो चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी के चक्र को तोड़ती है। और सर्वेक्षण इस मोर्चे पर क्या कह रहा है? क्या ये गतिशीलता बढ़ रही है? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सर्वेक्षण सिर्फ बड़ी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं का श्रेय नहीं ले रहा, बल्कि राज्यों में जो छोटे छोटे लेकिन असरदार प्रयोग हो रहे हैं उन पर रोशनी डाल रहा है। जैसे कि कोई उदाहरण है? बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ये योजना उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करती है जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो बिल्कुल हाशिए पर है। अच्छा। और उन्हें बकरी पालन या छोटी दुकान जैसे आजीविका के साधन देती है। लेकिन कमाल की बात जेपाल के एक अध्ययन में सामने आई। क्या मिला उस अध्ययन में? उन्होंने पाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, जब देश भर में लॉकडाउन था और दिहाड़ी मजदूरी जैसे आय के सारे रास्ते बंद हो गए थे, हाँ, वो तो बहुत मुश्किल समय था। उस समय भी इस योजना से जुड़े परिवारों के पास आय का एक स्थिर जरिया बना रहा। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक सरकारी योजना ने कोविड जैसे आर्थिक तूफान में एक सुरक्षा कवच का काम किया। ये तो योजनाओं के बारे में हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग है। यही तो साझेदारी का मॉडल है। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे ऐसे संकटों का सामना कर सकें। सही। इसी तरह केरल में भी अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब योजनाएं स्थानीय जरूरतों को समझकर जमीनी स्तर पर बनाई जाती हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी होती हैं। ये तो हुई गरीबी कम करने की सीधी रणनीतियों की बात। लेकिन गरीबी का स्थायी समाधान तो तभी होगा जब पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मजबूत हो। सर्वे इस बड़े बदलाव के बारे में क्या कहता है? सुनने में आया है कि ग्रामीण खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण खपत पिछले 17 तिमाहियों में अपने उच्चतम स्तर पर है। 17 तिमाहियों में? जी, इसके पीछे कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की मजदूरी में वृद्धि, ट्रैक्टर और उर्वरकों की बढ़ी हुई बिक्री जैसे कई कारण हैं। लेकिन ये तो सिर्फ लक्षण है। असली कहानी उन ताकतों की है जो इस बदलाव को चला रही हैं। सर्वेक्षण 3 मुख्य वाहकों की पहचान करता है। और वो क्या है? पहला वाहक तो है जन भागीदारी। स्वच्छ भारत मिशन हो या जल जीवन मिशन, इन कार्यक्रमों की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि इनमें समुदायों और स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई। लोगों की भागीदारी तो एक पहलू है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ इससे इतनी तेजी से बदलाव नहीं आ सकता। क्या कोई और भी बड़ी वजह है जो इस पूरी तस्वीर को बदल रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जो दूसरा वाहक है वो शायद सबसे रोमांचक है, और वो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी? गांवों में हम अक्सर इसे शहरों से जोड़कर देखते हैं। और यही सोच बदल रही है। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के सतनावरी स्मार्ट ग्राम का उदाहरण दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए, वहाँ के किसानों को उनके फोन पर एआई पावर्ड अलर्ट्स मिलते हैं। एक मिनट, एआई पावर्ड अलर्ट्स किसानों के फोन पर?
ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। ये अलर्ट्स उन्हें बताते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है, फसल की सेहत कैसी है और आगे मौसम का क्या हाल रहने वाला है। क्या सर्वे बताता है कि ये मॉडल कितना सफल है और क्या इसे देश के दूसरे गांव में भी लागू किया जा सकता है? हाँ, सर्वे इसे एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिखाता है। वहाँ ड्रोन से उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। ड्रोन से? हाँ, ये पारंपरिक खेती और भविष्य की तकनीक का संगम है। ये न केवल पैदावार बढ़ा रहा है बल्कि लागत भी कम कर रहा है और इसका मकसद यही है कि ऐसे मॉडल पूरे देश में फैलाए जाएं। ये साझेदारी का एक और उदाहरण है, किसान और तकनीक के बीच साझेदारी। ये वाकई भविष्य की एक झलक है। और तीसरा वाहक क्या है? तीसरा वाहक एक बहुत पुरानी और जानी मानी योजना का पुनर्मूल्यांकन है, मनरेगा। ओहो, मनरेगा। इस पर तो हमेशा बहस होती रहती है। इसमें क्या नया दृष्टिकोण है? रिपोर्ट इसकी सफलताओं और सीमाओं दोनों को बहुत ईमानदारी से सामने रखती है। एक तरफ सर्वेक्षण इसकी बड़ी सफलताओं को स्वीकार करता है, जैसे महिलाओं की भागीदारी। हाँ, वो तो काफी बड़ी है, सुना है। बहुत बड़ी है। वित्त वर्ष 14 में जो 48% थी, वो अब बढ़कर 58% से ज्यादा हो गई है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा सबूत है और लगभग सारे भुगतान अब सीधे बैंक खातों में डिजिटल तरीके से होते हैं। जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ होगा। सही। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट कुछ गंभीर संरचनात्मक समस्याओं की ओर भी इशारा करती है। जैसे कि? कई जगहों पर निगरानी में पाया गया कि कागज पर तो काम दिखाया गया, लेकिन जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं। कहीं कहीं मजदूरों के काम के लिए मशीनें इस्तेमाल की गईं, जो इस योजना के मूल भावना के ही खिलाफ है। और डिजिटल हाजिरी का क्या? उसे भी लोग धोखा दे रहे हैं? हाँ, डिजिटल हाजिरी जैसी प्रणालियों को भी धोखा देने के तरीके निकाल लिए गए हैं। तो क्या सर्वे ये कह रहा है कि मनरेगा अब एक तरह से अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है? क्या ये एक सफल योजना का अंत है या एक नए रूप की शुरुआत? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वेक्षण का निष्कर्ष यही है कि ये योजना अपने मौजूदा स्वरूप में अपनी सीमाओं पर पहुंच गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब वैसी नहीं रही जैसी 15-20 साल पहले थी। लोगों की आकांक्षाएं बदल गई हैं। सही बात है। इसलिए अब समय आ गया है कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इसे आज की जरूरतों के हिसाब से शायद एक मनरेगा 2.0 के रूप में ढाला जाए। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है, तकनीक उसमें मदद कर रही है और पुरानी योजनाओं को नए सिरे से देखने की बात हो रही है। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है सामुदायिक संसाधनों का। ये क्या होते हैं और सर्वेक्षण इन पर इतना जोर क्यों दे रहा है? सामुदायिक संसाधन यानी वो साझा संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे गांव का हक होता है। जैसे चारागाह या तालाब। हाँ, चारागाह, तालाब, नदी नाले या जंगल। ये लाखों गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह हैं। उनकी आजीविका सीधे तौर पर इन पर निर्भर करती है। लेकिन इन पर तो हमेशा से अतिक्रमण का खतरा रहता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि इन साझा संसाधनों को या तो सरकार को चलाना चाहिए या किसी प्राइवेट कंपनी को, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं एलेनोर ओस्ट्रोम। हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। उन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि समुदाय इन्हें खुद चलाए और इनके नियम कानून खुद बनाए। सर्वेक्षण इसी विचार को आगे बढ़ाता है। यानी यहाँ भी वही साझेदारी वाला विचार काम कर रहा है, समुदाय को मालिक बनाना। तो रिपोर्ट इन संसाधनों को बचाने के लिए क्या ठोस सुझाव देती है? 3 बहुत ही व्यवहारिक सुझाव हैं। पहला, सामुदायिक संसाधनों को जमीन के रिकॉर्ड में एक अलग कानूनी श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए ताकि इन पर कब्जा करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। दूसरा, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों ने इन संसाधनों की मैपिंग और प्रबंधन के लिए अच्छे मॉडल बनाए हैं, उन्हें पूरे देश में अपनाया जाए। और तीसरा, पंचायत के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे इनका बेहतर प्रबंधन कर सकें। तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को पक्का करने की रणनीति है। एकदम सही। और इसी नींव का दूसरा हिस्सा तो लोग खुद होते होंगे। कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ एक दोहरी रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना यानी DDU-GKY, जो ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें संगठित क्षेत्र की नौकरियों के लिए तैयार करती है। मतलब ये बाजार की मांग के हिसाब से काम करती है। हाँ, और दूसरी तरफ है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें RCET कहते हैं। इनका फोकस उद्यमिता पर है।
ये युवाओं को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अच्छा, तो एक तरफ नौकरी के लिए तैयार करना और दूसरी तरफ खुद का काम शुरू करने में मदद करना। तो ये कौशल विकास वाली बात भी उसी साझेदारी वाले विचार से जुड़ती है। सरकार सिर्फ पैसे नहीं दे रही, बल्कि लोगों को बाजार में एक सच्चा भागीदार बनने के लिए तैयार कर रही है। आपने एकदम सही समझा। लक्ष्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आजीविका के इतने अच्छे अवसर पैदा हों कि युवाओं को काम के लिए शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े। तो अब तक हमने जो भी बात की, गरीबी कम करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना, संसाधनों को बचाना, कौशल बढ़ाना, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सारे आर्थिक बदलाव एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने में कैसे मदद करते हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। लक्ष्य सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को सुधारना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले। इसका कोई ऐसा उदाहरण है जो इस विचार को जमीन पर उतारता हो? हाँ, और एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा। सर्वेक्षण नमस्ते योजना पर विस्तार से बात करता है। नमस्ते योजना? जी, इस योजना का एक ही सीधा साधा लक्ष्य है, भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम को पूरी तरह से मशीनीकृत कर देना, ताकि किसी भी इंसान को ये अमानवीय और खतरनाक काम अपने हाथ से न करना पड़े। बिल्कुल। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत बात होती है, लेकिन समाधान मुश्किल लगता है। सही। और यहीं पर तकनीक एक बार फिर सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में सामने आती है। रिपोर्ट जापान और यूरोपीय संघ के उदाहरण देती है, जहां इस काम के लिए अब रोबोटिक्स और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ एक योजना नहीं है? ये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गरिमा वापस देने का एक प्रयास है। जैसे एटीएम ने हमें बैंक की लाइनों से आजादी दी, वैसे ये मशीनें इन कर्मचारियों को एक अमानवीय काम से आजादी देंगी। ये दिखाता है कि विकास का चेहरा मानवीय भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये अध्याय ग्रामीण भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो बदल रही है, जहां समुदाय अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि विकास के ड्राइवर की सीट पर आ रहे हैं। उन्हें तकनीक, कौशल और संसाधनों जैसे उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि वे अपनी किस्मत खुद लिख सकें। बिल्कुल। और ये सब उस एक बड़े विचार में सिमट जाता है जो इस अध्याय के अंत में एक वाक्य में कहा गया है, विकास का विघटनकारी होना आवश्यक नहीं है। डेवलपमेंट नीड नॉट बी डिस्ट्रप्टिव। ये एक बहुत गहरा विचार है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि विकास के लिए कुछ पुरानी चीजों को नष्ट करना ही पड़ता है। इस वाक्य का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रगति और परंपरा के बीच टकराव जरूरी नहीं है। ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां एक गांव का युवा नए जमाने का कौशल सीख सकता है, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, और ये सब कुछ करते हुए उसे अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से टूटने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये उस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाली धारणा को चुनौती देता है जिसके अनुसार कुछ नया बनाने के लिए पुराना सब कुछ तोड़ना ही होगा। और यहीं से शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल भी निकलता है। अंत को हम कैसे लागू कर सकते हैं? सिर्फ गांवों में ही नहीं, बल्कि हमारे तेजी से बढ़ते शहरों में, हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आर्थिक प्रगति की कीमत हमारे सामाजिक ताने बाने या हमारी सांस्कृतिक विरासत को न चुकानी पड़े? हाँ, या हमारे पर्यावरण को न चुकानी पड़े। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।